महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई। ये जले हुए नोट थे यहाँ पे। ये हम कूड़ा उठा रहे थे तो उसमें पूरा नोट जला हुआ था, बीच का हिस्सा बचा हुआ था। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। अंग्रेजी भाषा का एक मुहावरा है, सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव सस्पिशन। इसका सीधा मतलब यह है कि सार्वजनिक जीवन में बड़े पदों पर बैठे लोगों पर संदेह की नौबत तक नहीं आनी चाहिए। लेकिन बीते 14 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे जस्टिस यशवंत वर्मा के घर का अग्निकांड न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर बड़ी बहस की चिंगारी भड़का चुका है। आरोपों के मुताबिक यशवंत वर्मा के घर के एक स्टोर रूम में रखे करोड़ों के करेंसी नोट जल गए। अधजले नोटों का एक कथित वीडियो भी वायरल हुआ और यह सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर भी डाला। जज के घर इतनी रकम कहां से आई? इस कमाई का सोर्स क्या है? अगर भ्रष्टाचार हुआ तो एक्शन कब और कैसा होगा? ऐसे कई सवाल पूरे देश के मन में हैं। मैं 14 मार्च के इसी अग्निकांड की जांच से जुड़े बड़े खुलासे कर रही हूं। टाइम्स नाउ नवभारत को सूत्रों के जरिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनी 3 जजों की जांच कमेटी की वो रिपोर्ट एक्सेस हुई है और ये रिपोर्ट मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है और उस पर नोट्स भी लिए हैं, जिसके आधार पर जस्टिस वर्मा के खिलाफ इंपीचमेंट की कार्रवाई तक शुरू होने की अटकलें लग रही हैं। इस जांच रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या हैं, इसे लेकर सवाल पब्लिक का में आज मैं कुछ बड़े खुलासे करने वाली हूं। टाइम्स नाउ नवभारत ये खुलासा कर चुका है कि कैसे जांच कमेटी के सामने जस्टिस वर्मा की बेगुनाही के सारे दावे खारिज हो गए। नवभारत आपको बता चुका है कि राष्ट्रपति को सौंपी जा चुकी जांच कमेटी की 64 पन्नों की रिपोर्ट में क्या कहा गया है। कहा गया है कि जस्टिस वर्मा ने भरोसा तोड़ा, विश्वास तोड़ा, ईमानदारी नहीं दिखाई, कर्मचारियों की गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता, स्वतंत्र गवाहों की गवाही ही होगी मान्य। जांच कमेटी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा समेत 55 गवाहों के बयान भी दर्ज किए हैं। जांच कमेटी की ये रिपोर्ट न्यायपालिका में सुधारों की बड़ी वजह बन सकती है और इसकी तरफ इशारा भी किया गया है। जांच रिपोर्ट के कौन से नए पन्ने आज मैं आपके सामने खोलने वाली हूं, बस आपका इंतजार खत्म हो रहा है। लेकिन उससे पहले आज जो पब्लिक का सवाल उठ रहा है वो यही है कि क्या जस्टिस वर्मा के घर के अग्निकांड की जांच न्यायपालिका के भ्रष्टाचार पर एक्शन की नजीर बनेगा? जस्टिस वर्मा की बचाव की कोई दलील काम न आई, ये सवाल पूछा गया और पैरा 70 घटना स्थल से नोट मिले इसलिए सबूत देने की जिम्मेदारी जस्टिस वर्मा पर है। पैरा 72 में स्टोर रूम तक पहुंची सिर्फ जस्टिस वर्मा और उनके परिवार वालों की ही थी। पैरा 73 ये भी कहता है कि जस्टिस वर्मा ने उनके खिलाफ साजिश का कोरा आरोप लगाया लेकिन कंप्लेंट नहीं दर्ज की। क्यों नहीं दर्ज की? अगर आप कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी है तो रिपोर्ट दर्ज करते, नहीं की। कार्की जो उनका पीएस है और राहिल जो उनके घर में काम करने वालों का हेड है, वहां उसके साथ 15 मार्च को जली हुई नकदी हटाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, ये कोर्ट की फाइंडिंग है। 7, 17 और 27 अप्रैल को जस्टिस वर्मा के सामने कई अहम सबूत रखे गए, ये भी रिपोर्ट कहती है। रिपोर्ट का यह भी कहना है
कि गवाही में सारा सच सामने आया है और 1.5 फीट ऊंचा सबूत रहा वहां पर। जमीन पर पड़े मिले आधे जले नोट 1.5 फीट ऊंचा था नोटों का ढेर। एक कोने पर पड़ा मिला आधी जली नकदी का ढेर। ये ढेर भी 1.5 फीट ऊंचा था जो स्टोर रूम की दाईं तरफ था। दरवाजे से लेकर सामने दीवार तक बिखरे हुए थे नोटों के बंडल, बोरियों में, प्लास्टिक की बोरियों में बंधे हुए। ये गवाह नंबर 20 उमेश मलिक, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं पुलिस थाना तुगलक रोड के, ये इनकी गवाही भी है। और ये गवाही इस रिपोर्ट में बताती है कि किस तरह 1.5 फीट तक कैश पड़ा हुआ था, नकदी पड़ी हुई थी और इस छोर से उस छोर तक जले नोट और शराब की बोतलें भी वहां थी। बाईं तरफ शराब की बोतलें पड़ी थी जो स्विच के पास थी। शराब की बोतलों के कारण आग बढ़ी। फायर फाइटर के बगल में फर्श पर नोट दिख रहे थे। ये एक नहीं, कम से कम 10 गवाहों ने कहा। गवाह नंबर 9 प्रविंद्र मलिक, जो फायर के अफसर थे, उनका कहना है कि उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा और टॉर्च लाइट में देखा। जस्टिस वर्मा की बेटी दिया वर्मा क्या छिपा रही हैं, इसका भी जिक्र है इस रिपोर्ट में। पहला बयान 7 अप्रैल को, जिसमें आग लगने के अगले दिन कैश जलने की बात पता चली। अगले दिन बयान बदलने की कोशिश हुई। 12 अप्रैल को दिया बहुत घबरा गई थी जब उसने बयान दिया। कमेटी ने बयान वापसी की मांग ठुकराई। मां ना मानने पर कमेटी का तर्क, जो स्वतंत्र कामकाजी महिला हैं दिया, बयान देते समय घबरा गई, ये बात सही नहीं लगती। पैनल ने यह भी पुष्टि की कि फायर विभाग को कॉल दिया ने ही किया था। दिया ने फायर विभाग से कहा आग बुझ गई है, अब मत आइए। यह भी कहा 230 सेकंड की एक मिस्ट्री कॉल थी। जो कॉल मिस्ट्री की थी, ये 15 मार्च की सुबह जब RS कार्की, जो जस्टिस वर्मा के PS हैं, उन्होंने जस्टिस वर्मा को ये 230 सेकंड की लंबी बातचीत की और पैराग्राफ 40 में इसका जिक्र है। आरोप ये भी लगा है कि 15 मार्च की तड़के घटनास्थल की सफाई की गई। पुलिस रात 1 बजे चली गई थी। घर पर सिर्फ कर्मचारी और परिजन मौजूद थे। कार्की ने माना कि उस समय वो जस्टिस वर्मा के संपर्क में थे और वो पूरी रात घर में रुके थे जब जस्टिस वर्मा भोपाल होली मनाने गए थे। सबसे बड़ा सवाल जो आज उठता है, क्या जस्टिस वर्मा ने घटना स्थल को साफ करने का आदेश दिया था? यह सवाल उठता है क्योंकि 230 सेकंड की बात में क्या हुआ, कार्की ने जस्टिस वर्मा को क्या कहा, और पुलिस का बयान है, फायर ऑफिशियल्स का बयान है कि 14 रात को 1 बजे जब वो गए और 15 सुबह जब वापस आए तो वहां पर पड़ा मलबा अलग था। पहले जले हुए नोट थे, अगले दिन सुबह जले हुए नोट गायब थे और कुछ बोरे भी गायब थे। किसके पास थी स्टोर रूम की चाबी? यह भी एक बड़ी मिस्ट्री थी। क्या खुलासा हुआ? 25 मार्च को जांच हुई, 26 मार्च को आउट हाउस सील हुआ। रिपोर्ट का पैरा 21 कहता है, बड़े सवाल, स्टोर रूम को सील करने में 12 दिन क्यों लगे? क्या 1.5 फीट ऊंचा कैश का ढेर मिलने के बाद ही स्टोर रूम को सील नहीं किया जाना चाहिए था? खबर सार्वजनिक होने के बाद भी स्टोर रूम सील करने में 5 दिन क्यों लगे? ये तमाम सवाल जो हैं वो हैं और कमेटी इसकी तरफ इशारा भी करता है। बड़े लोगों ने सच छुपाया, ये भी कमेटी की रिपोर्ट कहती है। हैरान होकर मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी से बात की। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस सब में बड़े लोग शामिल हैं। आगे कोई कार्रवाई ना करने को कहा गया। मैं झिझक के साथ कार्की के पास गया। कार्की ने बताया कि आग स्टेशनरी और घरेलू सामान में लगी थी। वहां मौजूद हर एक शख्स घटना का गवाह है। ये गवाह नंबर 10 सुमन कुमार दिल्ली के फायर सर्विस के अफसर हैं जो ये बता रहे हैं, लेकिन फिर बयान बदल कर कह रहे हैं कि कुछ देखा ही नहीं, पैसे थे ही नहीं। एक एक सबूत गवाही दे रहे हैं। 25 मार्च को मिला मलबा आग लगने वाले दिन के मलबे से अलग था।
20 साल के करियर में कभी इतनी मात्रा में आधी जली नकदी और इतनी नकदी कभी देखी ही नहीं। ये गवाह नंबर 8 भंवर सिंह दिल्ली के फायर सर्विस के अफसर बोल रहे हैं। चुपते सवाल, जला हुआ सारा कैश कहां चला गया? क्या कार्की राहिल को नहीं पता कि जला कैश कहां चला गया? क्योंकि ये दोनों घर में मौजूद थे और जस्टिस वर्मा के स्टाफ में थे। क्या जस्टिस वर्मा की अनुमति के बिना जगह को साफ करना संभव था? यह सवाल बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि एफआईआर दर्ज ही क्यों नहीं की गई आज तक? दलील यह थी कि पुलिस दमकल विभाग के काम में दखल अधिकार क्षेत्र में नहीं था। कमेटी की रिपोर्ट में भी, यानी कि 3 जजों की कमेटी रिपोर्ट के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पुलिस पर टिप्पणी करना नहीं था, तो कुछ नहीं हुआ। कोई कह रहा है पुलिस ने कहा कि जज इजाजत ना दे तो एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। जज कह रहे हैं पुलिस का रोल देखना हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं था। पंचनामा दाखिल नहीं करने को लापरवाही नहीं कह सकते, यह भी पैरा 47 में कहा गया है। और यह सवाल उठाता है कि अभी भी एफआईआर क्यों नहीं हुई है? कोई एक्शन ना लेने पर जांच क्यों ना हो? क्या जनता को सच जानने का हक नहीं है? स्टोर रूम वाली फिल्म के 3 किरदार और भी हैं। घरेलू कर्मचारियों का मैनेजर राहिल, आरएस कार्की जस्टिस वर्मा के निजी सचिव, दिया वर्मा जस्टिस वर्मा की बेटी। और ये ब्यौरा पैरा 29 से 30 में दिया गया है। राहिल और दिया ने नोट देखे या नहीं? एक बार कहा देखे, एक बार कहा नहीं, मैं तो घबरा गई थी, मैं नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं देखा। जस्टिस वर्मा का दावा है कि स्टाफ और परिवार के लोग आउट हाउस के बाहर रहते थे। दावा खारिज कर दिया गया। कार्की और राहिल स्टोर रूम में मौजूद थे और ये वीडियो प्रूफ है जिसमें कार्की की आवाज है राहिल को बुलाते हुए, और ये साबित किया है कमेटी ने। जस्टिस वर्मा का दावा राहिल दिया का साथ दिया गया दावा था, उसमें कैश नहीं था, लेकिन दावा खारिज है। जो बात कही जा रही है उसे फेस वैल्यू पर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये सब बहुत सालों से जस्टिस वर्मा के साथ काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, इसलिए शायद बचा भी रहे हैं। जस्टिस वर्मा का दावा है कि राहिल और दिया आग बुझने के बाद स्टोर रूम में गए तो उन्होंने कोई पैसे देखे नहीं। दावा यह भी खारिज किया कमेटी ने और कहा राहिल कर्मचारियों का मैनेजर था, राहिल के पास घर में हर तरह की पहुंच थी। और पैरा 29 और 30 में यह कहा कि राहिल ने एडमिट किया है और राहिल का नाम वहां कार्की बुला रहे हैं, ये वीडियो में फायर ऑफिसर ने रिकॉर्ड किया है। कैश कांड के गवाह भी हैं। गवाह नंबर 3 अंकित सहवाग फायर अफसर, और गवाह नंबर 5 प्रदीप कुमार, गवाह नंबर 6 मनोज महलावत फायर अफसर रहे हैं, गवाह नंबर 8 भंवर सिंह ड्राइवर रहे हैं फायर सर्विस के, गवाह नंबर 9 प्रवींद्र मलिक फायर अफसर, गवाह नंबर 10 सुमन कुमार फायर सर्विसेज से, गवाह नंबर 13 जो हेड कांस्टेबल हैं तुगलक रोड पुलिस थाने के राजेश कुमार, गवाह नंबर 15 हेड कांस्टेबल सुनील कुमार, गवाह नंबर 17 हेड कांस्टेबल रूपचंद, गवाह नंबर 20 उमेश मलिक एसएचओ तुगलक रोड। तमाम लोगों ने ये कैश देखा, लेकिन जस्टिस वर्मा का कहना है रिजाइन नहीं करूंगा क्योंकि प्रूव नहीं हुआ कि वहां कैश था, जबकि कमेटी बता रही है कि कैश था, अधजले नोट थे, कहां गायब हो गए, ये सस्पेंस अब भी जारी है और कोई कुछ नहीं कह रहा। सरकार को रिपोर्ट चली गई है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट चली गई है, चीफ जस्टिस जिन्होंने रिपोर्ट भेजी वो रिटायर होकर घर चले गए। जस्टिस वर्मा अभी भी जज हैं, इलाहाबाद में पोस्टेड है, जुडिशियल वर्क नहीं है उनके पास, लेकिन जज का पूरा रुतबा है, जज अब भी हैं। तो सवाल पब्लिक का उठता है, जांच रिपोर्ट के आधार पर जस्टिस वर्मा मामले में न्याय होगा या लीपापोती के आरोप में दम है? क्या न्यायपालिका को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए नजीर बनेगा जस्टिस वर्मा का मामला? क्या जजों के लिए देश का कानून अलग और आम नागरिकों के लिए अलग है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं
अश्विनी उपाध्याय वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक लॉयर भी हैं, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक, सोमनाथ भारती लॉयर भी हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, संजय हेगड़े वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, ईशकरण भंडारी भी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। सबसे पहले पूछना चाहूंगी आपसे संजय हेगड़े जी। संजय हेगड़े जी, सवाल आज उठता है कि रिपोर्ट बनती है 3 ऐसे जजों की जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपॉइंट किया, और उनकी जो 64 पेज की रिपोर्ट है वो कंक्लूजन में कहती है कि हमसे 3 सवाल पूछे गए थे कि क्या स्टोर रूम में कैश था, क्या ये कैश जो है इसका एक्सप्लेनेशन जस्टिस वर्मा के पास है, और तीसरी बात कि ये कैश गायब कहां हो गया। 14 रात की आग के बाद 15 सुबह किसने सफाई कर दी उस स्टोर रूम की। और इन तीनों मामलों पर कमेटी ने कहा है कि जस्टिस वर्मा के पास बचाव नहीं है, कैश था, इसे झुटलाया नहीं जा सकता, कैश का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये भी कमेटी की रिपोर्ट कहती है। और गायब हुआ, कौन ले गया, जमीन निकल गई कि आसमान खा गया, ये आज तक कोई नहीं जानता है। क्या न्याय कभी होगा या कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है? नहीं, इस केस में भी तो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। इस रिपोर्ट के बाद जो जस्टिस खन्ना जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, उन्होंने सरकार को भेज दिया कि देखिए 3 जजों ने ये सब पाया है, अब आप कार्रवाई कीजिए। क्योंकि अगर कोई हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज कोई होता है तो उनको पद से तभी निकाला जा सकता है जब पार्लियामेंट में कार्रवाई हो। पार्लियामेंट में इंपीचमेंट की कार्रवाई होती है। पहले एक मोशन होता है जो 50 एमपी साइन करते हैं, उसके बाद उसे एडमिट करने के बाद फिर जजों की एक इंक्वायरी कमेटी होती है जो पार्लियामेंट को अब रिपोर्ट दे देगा। उस रिपोर्ट पर बहस होती है और उस बहस के बाद मोशन अगर पारित होता है 2/3 बहुमत से, जो सब वहां मौजूद है उसमें से 2/3 लोग अगर कह दे कि ये मोशन पारित होता है, तब अगले लोकसभा में होता है तो राज्यसभा में, और राज्यसभा में होता है तो लोकसभा, दोनों सदन जब पारित कर देते हैं उसके बाद उन्हें निकाला जा सकता है। तो ये न्यायिक प्रक्रिया तो शुरू हो ही गई है। ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए अलग अलग न्याय है, पर जो न्यायिक प्रक्रिया है अलग अलग है और उसके लिए कारण है। क्योंकि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी को अपने काम करने के लिए कुछ प्रोटेक्शन चाहिए। अगर वो प्रोटेक्शन नहीं होता है तो जो भी हार जाता है वो कहेगा कि जज ने पैसे खा लिए, उसी लिए ये फैसला आ गया, लीजिए मेरा एफआईआर लिख लीजिए। तो ये सब से बचने के लिए एक प्रक्रिया रखी गई है कि अगर आपको एफआईआर दर्ज करना है तो आपको चीफ जस्टिस से परमिशन लेना है। तो चीफ जस्टिस ने तो इंक्वायरी करा ली, रिपोर्ट आ गई, तो चीफ जस्टिस ने एफआईआर दर्ज करने का कोई प्रावधान क्यों नहीं किया? सवाल नंबर 1 अश्विनी उपाध्याय। सवाल नंबर 2 जो मैं पूछना चाहती हूं वो तो यही है कि अब ऑप्शन दिया गया और ये चीफ जस्टिस जो पूर्व चीफ जस्टिस हैं जिनके तहत ये पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ, उन्होंने चिट्ठी लिखकर 4 मई को पूछा जस्टिस वर्मा से कि भाई या तो आप रिजाइन कर दीजिए या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए, नहीं तो आपको हटवाना पड़ेगा। मैं पूछना चाहती हूं, अगर कोई अक्यूज्ड हो कहीं पर भी जिसके घर में इतना सारा कैश मिले, वो आप हो, वो मैं हूं, वो कोई पॉलिटिशियन हो, कोई मंत्री हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई अफसर हो, क्या इतना इंतजार होता है कि पैसा मिल गया 3 महीने तक कोई पूछ ही नहीं रहा है कि भैया एफआईआर कहां पर है? क्या इस तरह का न्याय चलेगा? या
ये हम इंक्वायरी पर इंक्वायरी, एक इंक्वायरी हो गई, अब हमने रिकमेंडेशन भेज दिया, फिर इम्पीचमेंट होगा तो वो 50 लोग साइन करेंगे, फिर एक इंक्वायरी होगी जजेस की, फिर इंक्वायरी होगी, तो हम 5 साल बैठे रहे और जज साहब अपना जो रुतबा है वो मनाते रहें, वो जज के पदवी पर बैठते रहें, रिटायर हो जाएं पूरे बैंड बाजे के साथ या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लें, सारे उनको पेंशन पर्क सब मिलते रहें। ये किस तरह का कानून है? पहले तो नविका जी आपको और आपके ग्रुप को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने एफर्ट नहीं किया होता तो देश को पता ही नहीं चलता कि जस्टिस वर्मा के घर में नोटों का पूरा बोरा मिला है, क्योंकि वो खुद बताने वाले। हाँ, नोटों के बोरे मिले, वो आप ही लोगों के माध्यम से पता चला, न्यूज़पेपर में खबर छपी, तब जाके पता चला आम जनता को। न जस्टिस वर्मा ने बताया, न उनके किसी स्टाफ ने बताया, न जो लोग वहां गए थे आग बुझाने किसी ने बताया। ये पूरा मामला दब चुका होता। और दूसरा मेरा ये कहना है कि जैसे 25 जून को हम ब्लैक डे मनाते हैं, इमरजेंसी लगी थी, वैसे ये 15 मार्च भी जुडिशियल सिस्टम के लिए ब्लैक डे है। ये मतलब काला दिन मनाया जाएगा। अभी आज नहीं मनाया जा रहा है तो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद भारत के लोग 15 मार्च को जस्टिस वर्मा के कारण जुडिशियल सिस्टम के लिए ब्लैक डे जरूर मनाएंगे। एक बात यह है कि अगर ये नोटों का बोरा किसी आईएएस के यहाँ मिला होता तो अब तक क्या होता, उसको सस्पेंड कर दिया गया होता। किसी मंत्री के यहाँ मिला होता नोटों का बोरा तो कम से कम उसको भी सस्पेंड कर दिया गया होता। किसी सांसद के यहाँ मिला होता तो कम से कम पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी उन सांसद से कम किनारा कर चुकी होती। इस मामले में बहुत कुछ किया जा सकता था। पहली बात तो फेयरनेस दिखाना चाहिए था। जब नोटों का बोरा मिल चुका था, जल चुकी थी, अगले दिन ही, और स्वाभाविक सी बात है जब वहां पुलिस गई है तो पूरा दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबको खबर लग चुकी थी कि हाँ वहां आग लगी है, वहां नोटों का बोरा मिला है। तो कायदे से तो अखबार में आने का इंतजार नहीं करना चाहिए था, फिर तो अगले दिन 15 मार्च को बता देना चाहिए था कि भाई जज साहब के यहाँ नोटों का बोरा मिला है। यहाँ तो पहले अखबार में खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज बनी है, तब जाके ये सब कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो कुछ ये हो रहा है ये बहुत गलत मैसेज दे रहा है। और एक बात आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, संजय जी हमसे सीनियर हैं, बहुत हमसे वरिष्ठ हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं। सच्चाई ये है नविका जी कि न्याय बिकता है, केवल खरीदने वाला चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय बिकता है, तहसील में भी न्याय बिकता है, सिविल कोर्ट में भी न्याय बिकता है, और हाई कोर्ट तक न्याय बिकता है। ये कड़वी सच्चाई है। और कड़वी सच्चाई मैं आपको ये भी बताऊं, शायद यही कारण है कि जुडिशियल रिफॉर्म के ऊपर न कभी पार्लियामेंट में चर्चा होती है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होती है। दुनिया भर की बातें होंगी, बड़ी बड़ी फिलोसफिकल बातें होंगी, यूएस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट साइट होगा, यहाँ का साइट होगा, वहां का साइट होगा, लेकिन कभी कोशिश ये नहीं हो रही है कि जुडिशियल सिस्टम को कैसे फास्ट करे। 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। अगर एक परिवार में एवरेज आप 6 आदमी मान के चलिए तो 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है। रूस की पॉपुलेशन 15 करोड़ है, यानी 2 रूस के बराबर भारत के अंदर लोग जुडिशियल सिस्टम के साथ कारण परेशान है। और एक बात आपको और बताऊं, जुडिशियल सिस्टम के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, फर्जी केसेस के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। जौनपुर में जो फर्जी केस में जो जज ने पैसा लेके परेशान किया था, उसमें एक हस्बैंड था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो बेंगलोर में जो सॉफ्टवेयर कंपनी में था, उसने बताया था जज का नाम लेके सुसाइड किया था। तो ये कड़वी सच्चाई है। जितना भ्रष्टाचार, मतलब आप ये कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में है, उतना ही भ्रष्टाचार जुडिशरी में है। अब लेकिन मैं आशा करता हूं कि कम से कम इस पे एक अच्छा एक्शन होगा। नहीं, आशा तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन आशा निराशा में बदलती चली जा रही है। और ईश्वरन भंडारी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ईश्वरन भंडारी, सवाल ये है कि 4 मई को ये रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तब जो थे संजीव खन्ना जी के पास आ चुकी थी। उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर सवाल पूछा, 6 मई को उसका जवाब आया, 7 मई को वो रिटायर हो गए और रिटायर होने से पहले राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट पहुंचा दी गई। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 14-15 मार्च को ये वाकया हुआ और 7 मई तक रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन और जज का इंडाइटमेंट हो चुका था। लेकिन 7 से लेकर आज 28 तारीख है, 3 हफ्ते गुजर गए हैं। ना रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में सुप्रीम कोर्ट ने डाली है, ना सरकार ने डाली है, और ये बस दबे हुए पन्ने किसी तरह मेरे हाथ लगे, मैंने देखे, मैंने पढ़ा इसे और मैं नोट करके लाई हूं। और मेरा डिफेंस सिर्फ इतना है
पता नहीं, कोर्ट के मामले में आम आदमी को तो समझ भी नहीं आता कि कुछ भी कह दो, मिलॉर्ड नाराज ना हो जाएं, मिलॉर्ड कंटेम्प्ट ना कर दें, मिलॉर्ड ये ना कह दें कि ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। लेकिन मेरे हिसाब से एक पत्रकार होने के नाते मुझे सच दिखाना है दुनिया को, और इस सच पे हक है इस देश की जनता का। तो मैं सच दिखा रही हूं और उनके साथ साझा कर रही हूं। मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये रिपोर्ट अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए थी? क्या इस पर एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या हम ऑप्शन देंगे लोगों को कि भाई आपके घर में कैश मिला था, लेकिन आप चाहे तो रिटायर हो जाएं, चाहे तो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लें? आप और हम होते तो ऐसा होता क्या? हम जेल में अभी तक चक्की नहीं पीस रहे होते? नाविका जी, पहले तो मैं मीडिया पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये केस ग्लोइंग एग्जाम्पल है कि आप जैसे जर्नलिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट हैं, जो शायद रिस्क लेके भी सच्चाई सामने लाते हैं। आपने इतने डिटेल में बताया, 55 विटनेसेस हैं, 64 पेजेस हैं, हम में से किसी ने ये रिपोर्ट देखी नहीं, बट इंडिपेंडेंट मीडिया एंड पीपल लाइक यू जो तह तक जा रहे हैं, चीज़ें सामने ला रहे हैं, ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत हेल्दी है, होना चाहिए। अब बात करते हैं जुडिशरी में क्या हो रहा है। मैं कई बातों से एग्री नहीं करता कि पैसा दो और जस्टिस खरीद लो या पैसा फेंको तमाशा देखो, जो सारी बातें चल रही हैं, कहीं पे भी एक बैड केस आ सकता है और उस बैड केस के ऊपर एक्शन लेना होता है, उसको पनिश करना होता है। कोई भी अबव द लॉ नहीं है। हाँ, प्रोसीजर क्या है वो हर जगह अपना हो सकता है। गवर्नर के ऊपर कुछ प्रोटेक्शंस हैं, प्रोसीजर है, प्रेसिडेंट के लिए कुछ प्रोसीजर है, आप पार्लियामेंट में खड़े होकर कुछ बोलते हैं तो एमपीज के लिए कुछ प्रोसीजर है, ऐसे ही जुडिशरी के लिए प्रोसीजर है, क्योंकि कई बारी फेक केसेस भी आते हैं। पर इस केस में क्या क्या हुआ है और क्या होना है वो है मूल मुद्दा, उस पर हमें आना चाहिए। सो पहले तो जब कमेटी बनी थी, बहुत लोगों में तब भी सवाल थे कि भारत में कमेटी बनती है, कमेटी की रिपोर्ट कभी नहीं आती। तो मेरे ख्याल से तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा कदम लिया कि ये कमेटी थी और टाइम बाउंड रिपोर्ट आ चुकी है। आपके सामने रिपोर्ट है जो आप पढ़ रहे हैं, जो बहुत लोगों को उस समय आशंका थी, वो रिपोर्ट भी आई और बिफोर डिमिटिंग ऑफिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वो रिपोर्ट जो आगे करना था प्रोसीजर में प्रेसिडेंट के पास भेज भी दी। तो मेरे ख्याल से तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार एग्जेम्पलरी चीज की है, कुछ हिडन नहीं है। प्रोसीजर जो बना है देश का संविधान के अंदर है, उसके अंदर अपनी ड्यूटी निभा के आगे कर दिया है। ये सारी रिपोर्ट जो एक रीढ़ की हड्डी बनी है इसकी, और सारी जनता में भी शौक है, कुछ में गुस्सा भी है। ये आप देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ वेरियस हाई कोर्ट 3 जज कमेटी थी, उन्होंने ही की है। 55 विटनेस एग्जामिन करे हैं। जो 3 मूल सवाल आपने बताए, क्या कैश था, रिपोर्ट में है कि हाँ था, आप जो बता रही हैं क्या एक्सप्लेनेशन है, उनको एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं लगी है। कहां कैश गायब हो गया, उस पर वो सवाल पूछ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये डैमनिंग इंडाइटमेंट है, जिसमें जुडिशरी ने सेल्फ क्लीनिंग करी है और कहा है कि हम कुछ लिपापिती नहीं कर रहे, हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मान रहे, हम मान रहे हैं कि ये सवाल हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। अब जो प्रोसीजर है संविधान का, उसको आप लागू कीजिए और जो क्लीनिंग रिक्वायर्ड है वो जरूर कीजिए, बिकॉज कोई भी रॉटन एप्पल पूरे इंस्टीट्यूशन के अगर ऊपर सवाल उठाता है तो वो कहीं से उचित नहीं है। एक्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। लेकिन तहसीन पूनावाला, मैं आपसे पूछती हूँ, पहले सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी की कोशिश की और मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट की ही प्रेस रिलीजेस, जो लेटर्स वगैरह हैं, जो उन्होंने सारे अपनी वेबसाइट पे डाली थी, इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स ऑफ एंड वीडियोस, वो जो जलते हुए महात्मा गांधी, और वो वीडियो सबके दिलों पर, सबके जहन पर इम्प्रिंटेड है। महात्मा गांधी जल रहे हैं भाई। सुनवा सकती हूं मैं आपको वो वीडियो। अनुपम जी, अगर आप वो वीडियो चला दें, वो इस पूरे केस का एक तरह से बिल्कुल हम सबको सन्नाटे में लाने वाला वीडियो है। देखिए पहले। महात्मा गांधी में आग लग रही भाई, महात्मा गांधी में आग लग रही भाई। महात्मा गांधी में आग लग रही भाई। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, आग लग गई। ये पहले की प्रेस रिलीजेस आ गई। क्या ये रिपोर्ट ट्रांसपेरेंटली वेबसाइट पर नहीं होनी चाहिए थी? ये इंडाइटमेंट है। क्या एफआईआर की पहले मंजूरी नहीं दे देनी चाहिए थी? ये क्रिमिनल केस है, क्योंकि पैसे होना और उसका एक्सप्लेनेशन ना होना एक क्रिमिनल केस है। मैं पूछना चाहती हूं, ये संदेह खड़ा करता है पूरे महकमे में, पूरी जनता के सामने,
कि अगर हम रोते हुए जाते हैं कोर्ट में, और बहुत लोगों को बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है कोर्ट जाने के लिए, महंगा है कोर्ट जाना, इस देश में आसान नहीं है गरीबों के लिए कोर्ट जाना, उसके बाद क्या? थैंक यू नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। ये और एक एग्जाम्पल है आपके जर्नलिज्म का। आपके करियर में आपने कई इंपॉर्टेंट स्टोरीज ज्यादा मत बोलिए क्योंकि मुझे कंटेम्प्ट में ले जाएंगे। नहीं, इसमें कंटेम्प्ट नहीं लगता है, और कंटेम्प्ट लगेगा तो संजय और इश्करन आपको डिफेंड करेंगे। जेन्युइनली इसमें कंटेम्प्ट नहीं लगता है, दिस इज पब्लिक सर्विस और इसमें कोई कंटेम्प्ट नहीं लगता है जहां तक मेरी जानकारी लॉ की। और मैं बिल्कुल इश्करन से इत्तेफाक करता हूँ, संजय से, कि कोर्ट्स के अपने अपने प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ सेफगार्ड्स जजेस के लिए जरूरी होते हैं ताकि फेक चार्जेस ना लगे, और इसमें माननीय एक्स चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी ने एग्जेम्पलरी काम किया और रिपोर्ट को भी, और जो उन्होंने फॉरवर्ड किया उस सब चीज को मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। लेकिन नाविका जी, अब भी कुछ प्रश्न उठते जुडिशरी को लेकर, और सबसे मूल सवाल है ट्रांसपेरेंसी को लेकर, जो मुद्दा आप उठा रहे हो, क्योंकि मोटा मोटा ये ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा आता है। नाविका जी, जुडिशरी में कई रिफॉर्म्स की जरूरत है। यहाँ पर एक अच्छा प्रोसेस हुआ है, बट दिस इज नॉट द फाइनल प्रोसेस। बहुत सारी चीज़ है कोलेजियम सिस्टम के अंदर, वो ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं हो रहा है? जो कोलेजियम सिस्टम के अंदर जो हमारे जजेस आते सारे सबके परिवार के बच्चे, ये सारी चीज़ों को हमको देखना होगा, इस पर बातचीत करनी होगी। जो डेट्स आते हैं रजिस्ट्री में, वो क्यों और किस जजेस के पास जाते हैं, दैट शुड बी AI ड्रिवन। अब टेक्नोलॉजी है हमारे पास, ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस शुड बी मास्टर ऑफ द रोस्टर। बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में पहल आज पब्लिक कर रही है, और यहाँ पर जो पैसा आया है, ये बात ठीक है कि चीफ जस्टिस के परमिशन के बिना FIR नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर और एक दिक्कत थी, पहले ना फायर ब्रिगेड ना पुलिस आगे जा रही थी कि कौन पहले वहां पहुंचा और पैसे देखे। अब जबकि रिपोर्ट आ चुकी है, FIR होनी चाहिए और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चालू होनी चाहिए, क्योंकि नाविका जी CRPC अब जो BNS है उसमें कोई प्रावधान नहीं है कि जजेस में अगर क्रिमिनल प्रोसीजर होता है, चीफ जस्टिस परमिशन देते, देयर इज नो प्रोटेक्शन, देन द जज कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन एंड कैन बी इन्वेस्टिगेटेड। ये बहुत क्लियर है। तो अगर माननीय चीफ जस्टिस परमिशन दे रहे, FIR होनी चाहिए, और उस FIR के तहत नहीं है तो ये अधूरा काम नहीं है, वो पुलिस को अप्लाई करना पड़ेगा, उसकी भी एक प्रोसेस है। जो कमिश्नर है जहां पर ये इन्वेस्टिगेट हो रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थ्रू द मीडियम चीफ जस्टिस को अप्लाई कर सकते हैं, और फिर चीफ जस्टिस, क्योंकि ये रिपोर्ट आ गई, विल हैव टू गिव द परमिशन, और वो इन्वेस्टिगेशन जज को होगा। प्रोसेस इज द पनिशमेंट, ये हमेशा कहा जाता है। सोमनाथ भारती जी, आप एक वकील भी हैं, आप एक नेता भी हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या पब्लिक का राइट टू नो नहीं है, और पब्लिक ऑफिसेस जो होल्ड करते हैं, वो मैंने पहले ही शुरुआत की, सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन, और कोर्ट्स के मामले में, जजेस के मामले में ये सबसे जरूरी है, क्योंकि कई बार ये आखिरी पड़ाव होता है जहां जनता जाती है अपने लिए न्याय मांगने। वहां पर अगर इस तरह की वारदात होती है, इस तरह पैसे पाए जाते हैं, उसके बाद प्रोसेस करते रहेंगे या ट्रांसपेरेंसी कहीं पर शुरू होगी? नाविका जी, मैं अपने वकील साथियों को सुन रहा था, और जब आप बोल रहे थे शुरू में, तो वैसे लगा जैसे कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा हो, जुडिशरी का चीरहरण हो गया, मतलब जुडिशियल सिस्टम का चीरहरण हो गया। आपके एक एक लाइन इतने ज्यादा चुभ रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहां खड़ा हूं, क्या हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर जो सिस्टम संविधान ने दिया है कि जी एग्जीक्यूटिव करप्शन करे, जुडिशरी फैसला करेगा, पॉलिटिशियंस करप्शन करे, जुडिशरी फैसला करेगा, लेकिन जब जुडिशरी करप्शन करे तो पूरा सिस्टम हिल गया और तह तक हिल गया। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं टाइम्स ऑफ इंडिया का कि जब 21 मार्च का जो न्यूज आइटम आया था, सब लोग हिल गए थे, कह रहे थे क्या छप गया इसमें। एक सप्ताह बाद छपी थी वो चीज, कौन दबाने का प्रयत्न कर रहा था। लेकिन जब ये छपी और उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय के CJI संजीव खन्ना साहब ने जब ये आदेश किया, मैं साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं उनका। उन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत परिश्रम करके ये सुनिश्चित किया कि इस केस के तह तक जाएंगे और जनता का जो विश्वास जुडिशियल सिस्टम से उठ रहा था उसको वापस लेकर के आएंगे। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि सब जजेस करप्ट हैं। बहुत सारे ऐसे जजेस हैं वो बहुत ऐसी सादगी में जीते हैं, उसको आप देख करके हैरान हो जाएंगे। देखिए, हर व्यवस्था में लोग खराब होते हैं, अच्छे होते हैं, अच्छे नेता भी होते हैं, खराब नेता भी होते हैं,
लेकिन जिस प्रकार से मीडिया ने इस केस को लेकर के संजीदगी दिखाई, ये काबिल तारीफ है। लेकिन जो जुडिशरी में हुआ उसको देख के लगता है मुझे वो 2 लाइन याद आ रहे हैं कि पतझड़ जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए। ये जुडिशरी में ये होगा तो कौन बचाएगा इस देश को। लेकिन एक बड़ा सवाल जो आपको भी पूछना चाहिए, नाविका जी आप बड़ी बड़ी बेहतरीन पत्रकार हैं, कि 7 दिन जो दबाया गया इस मसले को, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति जो इस प्रकार की गलतियों को डोजियर बनाए और उस डोजियर के साथ फिर उसको ब्लैकमेल किया जाए। ऐसा तो नहीं है कहीं कि सत्ता में बैठे लोग ये प्रयत्न कर रहे हो कि भाई इन गलतियों को नोट डाउन करो, प्रोसिक्यूशन मत करो, इसका फायदा उठाओ। कि आज जहां जिस किसी से बात करो इस केस के बाद तो लगता है कि भाई जो जजेस बेचारे ईमानदार हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, ऐसे कई जजेस को जानता हूं जो अमेजिंग जजेस हैं, कोई ताकत उन पर काम नहीं करती। अगर सुप्रीम कोर्ट के सारे जज इस प्रकार से होते तो ना तो अरविंद केजरीवाल बाहर आते, सिसोदिया साहब बाहर आते, सब अंदर होते। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ये बहुत बड़ा ऐसा मौका है कि जुडिशरी कुछ ऐसे स्टेप्स ले, और मैं ये भी नहीं चाहता कि इसकी आड़ में कि कोलिजियस सिस्टम के ऊपर आक्रमण हो। मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा हो भारती जी, मैं यहाँ आपको इंटरप्ट करना चाहती हूँ, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने एक पेचीदा सवाल उठाया है। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि क्या हम द्रौपदी का चीरहरण कर रहे हैं। मैं पहले तो ये क्लियर कर दूं कि इनमें से एक भी शब्द मेरा नहीं है। मैं जितने शब्द उठा रही हूं वो रिपोर्ट से उठा रही हूं, और रिपोर्ट ने इस पर बाकायदा माइंड अप्लाई किया है, क्योंकि ये रिपोर्ट का पैरा नंबर 71 कहता है, एज सच द ऑब्जेक्शन ऑफ जस्टिस वर्मा दैट ही हैज बीन पुट टू डिसएडवांटेज बाय हैविंग टू डिसप्रूव that the burnt currency notes were not found in the store needs to be rejected। फिर उसके बाद ये रिपोर्ट कमिटी ने ये भी पाया कि जस्टिस वर्मा ने कॉन्स्पिरेसी की बात की कि मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी, आपने ब्लैकमेल की बात उठाई, वो कह रहे हैं कि जस्टिस वर्मा का ये डिफेंस है कि उनके खिलाफ किसी ने कॉन्स्पिरेसी की, किसी ने कैश रख दिया, फिर उसके बाद ये बात का बतंगड़ बन गया। उस पर भी कमिटी की राय है, और कमिटी की राय ये कह रही है कि इनसे मंगाया गया था चिट्ठी का रिप्लाई जब इन्होंने 21 और 22 मार्च को लिखा था, और ये चिट्ठियां सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर हैं। कमिटी कहती है इन चिट्ठियों में कहीं कॉन्स्पिरेसी का मेंशन नहीं है, और कॉन्स्पिरेसी अगर थी तो उसकी कोई कंप्लेंट भी दर्ज नहीं की। मैं पूछना चाहती हूं संजय हेगड़े जी से, ये जो और मैं पैराफ्रेज कर रही हूं जो उन्होंने कहा, संजय हेगड़े जी, ये जो दोनों बातों पर कॉन्स्पिरेसी एंगल पर जस्टिस वर्मा ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की, और जब ट्रांसफर हुआ तो ही वाज थैंकफुल फॉर द ट्रांसफर, ये दोनों क्या ओमिशंस हुए जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में है? देखिए, एक सवाल तो जायज है कि अगर जस्टिस वर्मा को लगता था कि कोई कॉन्स्पिरेसी थी उनके जजशिप पर, तो उन्हें एक एफआईआर कर देना चाहिए था, पर शायद उनके पास कोई डेफिनेट सस्पेक्ट नहीं था या डेफिनेट एविडेंस नहीं था, तो इसीलिए किया या नहीं किया तो वो एक है। अगेंस्ट अननोन पर्सन एन अननोन पर्सन जिन्हें उस शेड में का चाबी था और उस शेड में वो ले आ सकते थे, तो उसके लिए भी तो थोड़ा सा तो सबूत या कुछ शंका तो होना चाहिए। एनीवे, पर हाँ, तो शंका थी नहीं, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सच्ची है। नहीं, क्योंकि जस्टिस वर्मा ने एफआईआर फाइल नहीं किया है, उससे गिल्ट साबित होता है करके ये जो कंक्लूजन है, उस पर मुझे तो वकील के नाते थोड़ी आपत्ति हो सकती है, पर मैंने पूरा रिपोर्ट पढ़ा नहीं है। जस्टिस वर्मा जो भी अपना बयान देंगे, अगर इम्पीचमेंट में जाता है तो उनको पूरा हक होगा उस इम्पीचमेंट में सारे के सारे सबूत जनता और पार्लियामेंट के सामने रखना। तो तब तक के लिए तो हमें इंतजार ही करना पड़ेगा। लेकिन विवेक श्रीवास्तव,
आप मानते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन जायज है और इससे जस्टिस वर्मा का बचाव हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से यहां सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन करने के बजाय बार बार उसकी फंक्शनिंग, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, आई थिंक आप लोग गलत कर रहे हैं और आप लोगों के इंटेंशंस भी मुझको मैलिफाइड लग रहे हैं मैडम। अच्छा, आप लोग गवर्नमेंट को क्यों नहीं क्वेश्चन करते हैं? जब रंजन गोगोई को राज्यसभा दी जाती है, अभी एक सुप्रीम कोर्ट की जज है, वो रिटायर हुई, सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने बायकॉट किया, आए भी नहीं। कपिल सिब्बल साहब इंडिविजुअल कैपेसिटी में आए, सुना है रिटायरमेंट के बाद उनको भी राज्यसभा भेजने की या गवर्नर बनाया जा रहा है। ये सब चीजें कोई सुनी सुनाई की बात नहीं कर रही मैं। यहाँ कमेटी की रिपोर्ट जो 55 विटनेसेस से लेकर और वीडियोग्राफी देखकर फोरेंसिक एनालिसिस कर उसकी बात कर रही हूँ। सुनी सुनाई की चर्चा में कर नहीं रही। Do I have a right to question you? Do I have a right to question you? On facts and evidence, sir. On facts and evidence, question me as much as you like. सुनी सुनाई पर नहीं. The public to decide. Let the viewers decide. Let the viewers decide. मैंने आपको एक फीमेल जस्टिस की बात करी, वो सुनी सुनाई बात नहीं है। रंजन गोगोई सुनी सुनाई बात नहीं है। मोदी साहब जुडिशरी को कंट्रोल करना चाहते हैं, बिल्स लाना चाहते हैं कि सरकार का इंटरफेरेंस हो जजेस की फंक्शनिंग में, अपॉइंटमेंट में। हम सब जानते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद जस्टिस संजीव खन्ना ने बैठ करके जस्टिस वर्मा के खिलाफ ये सारे दस्तावेज दिए हैं, इंपीचमेंट का मोशन होगा, वी शुड प्रेज द जुडिशरी कि जुडिशरी ने अपना काम किया है और सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए किसी भी बहाने से। मोदी सरकार हैज गॉट नो राइट टू इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ द जुडिशरी। आई वाज वेरी मच अगेंस्ट प्रशांत भूषण इन 2020 कि चीफ जस्टिस खड़े हो गए एक मोटरसाइकिल पे कॉर्पोरेटर की, तो आपने जाकर के अजीब अजीब तरह का एक डिस्कशन जो है सोशल मीडिया पे शुरू कर दिया। मैं बहुत बड़ा समर्थक हूं प्रशांत भूषण जी का, उन्होंने बेहतरीन काम किया है सोशल जस्टिस का, लेकिन आप एक फोटो दिखा करके अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कटघरे में खड़ा करेंगे, इट इज नॉट डन। आप पता नहीं आप क्या मुद्दा क्या है, आप बोल क्या रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ईश्वरन भंडारी पैराग्राफ 62 मैं पूछना चाहती हूं और ये रिपोर्ट में लिखा है, द अननेचुरल कॉन्डक्ट ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा हैज ऑलरेडी बीन नोटिस्ड। His conspiracy theory brought up by him, why he chose not to file any complaint with the police officials or bring it to the notice of the Chief Justice of the High Court or Honorable Chief Justice of India regarding the fact that were planting stories regarding burning of currency notes in store. No such complaint was filed. Then he also says he quietly accepted the proposal of transfer which he received on the 20th of March at 4:15 p.m. after finishing his judicial work, and he had time to respond till 9 a.m. on 21st, but he did not respond. तो ये बिल्कुल कह रहा ही immediately without any demur and respectfully accepted the decision of repatriation to Allahabad would in normal circumstances only be done after a discussion with family at least and after an attempt to find out the reason for transfer. Reason for transfer भी उन्होंने नहीं पता किया और उन्होंने meekly accept कर लिया। क्या ये जो कमिटी को अजीब लग रहा है, आपको नहीं लग रहा? नाविका जी, 2 शॉर्ट पॉइंट्स। पहले जो विवेक श्रीवास्तव ने बोला, यही डेंजर है कि लोग एकदम से आके अपनी पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं। मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने आफ्टर रिटायरमेंट किस जज को क्या दिया, क्या नहीं दिया, क्या बनाया, वो डिबेट के लिए रेलेवेंट नहीं है, उसको इग्नोर कीजिए। एक्सेप्ट ये फ्लैग करना कि डेंजर क्या है पॉलिटिक्स का। इस केस में आप रिपोर्ट से पढ़ रही हैं, आपके पास रिपोर्ट है, और मैंने तभी शुरू में ही बधाई दी सुप्रीम कोर्ट को कि इतना टाइम बाउंड रिपोर्ट और इतनी इंडाइटमेंट किसी रिपोर्ट में जैसे आप पढ़ रही हैं, वो क्रिस्टल क्लियर करता है कि कोई बचाव का पक्ष नहीं हो रहा। जो 3 जजेस की कमेटी को लगा उन्होंने किया। अब कंडक्ट पे आता हूं। ऑफ कोर्स द जजेस कमेटी कैन सी द कंडक्ट, ये एक बेसिक बात होती है। कोई विटनेस बॉक्स में भी आता है तो एक मैजिस्ट्रेट भी कंडक्ट देख लेता है। यहां तो 3 सीनियर जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थे। और एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं, हाल ही का है, बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जज ने कहा कि मुझे फ्रेम करने की कॉन्स्पिरेसी हो रही है। उन्होंने इमीडिएटली पुलिस को डायरेक्ट कर दिया, इन्वेस्टिगेट कीजिए। ये न्यूज सिर्फ 2 मई 2025 की है, जो सारी मीडिया ने रिपोर्ट की है। मैं जज का नाम नहीं ले रहा, पर जब जज को लग रहा है मुझे कोई फ्रेम कर रहा है तो कंप्लेंट क्यों नहीं की? सोमनाथ भारती जी, 20 सेकंड, सिर्फ 20 सेकंड, समय कम है। सोमनाथ भारती जी,
देखिए, मैंने फ्रेम की बात नहीं की। मैंने ये नहीं कहा कि वो कंप्लेंट क्यों नहीं किया। मैंने ये कहा कि जो 7 दिन डिले हुआ रिपोर्टिंग में, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये स्टेप उठाया, पहल उठाया कि 21 मार्च को उन्होंने रिपोर्ट की, ये 7 दिन क्यों दबाया गया? ऐसा तो नहीं कि इनके जो करप्शन पकड़े गए, ये जो मसला आया, कोई सरकारी तंत्र इसको दबा रहा था कि भाई इस केस को अपने पास रखो, इनसे मनमर्जी फैसले करवाएंगे। बिल्कुल ऐसा तो नहीं हो रहा था। काम कराना इस पे जांच होता, होनी चाहिए। मनमर्जी 7 काम दिन का कराना डिले क्यों होता हुआ? तो नोट कभी पाए ही क्यों जाते? यही तो सवाल है पब्लिक का। और आज हमने एक सर्वे भी किया। कैश कांड के घेरे में आए जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग यानी इंपीचमेंट की कार्रवाई जरूरी है। सैंपल साइज 25,000 लोग हाँ कहते हैं, 95% लोग नहीं कहते हैं, 3% कह नहीं सकते, 2%। यानी कि जनता की तो यही राय है कि ऐसे जज को, जब इस तरह की कमिटी रिपोर्ट आ गई हो, तो ऐसे जज को अपनी जगह बने रहने का बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है। पब्लिक लाइफ में आपकी प्रोबिटी, आपकी सच्चाई आपका सबसे बड़ा हथियार होती है। ये हथियार चला जाए तो विश्वास चला जाता है, और किसी जज का जनता को उसमें विश्वास होना सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है। ये विश्वास की बात है। यही है आज सवाल पब्लिक।